खबरदार है, हिलना मत, खड़ा हो जा। छोड़, सीधा खड़ा। तू गिरफ्तार हो चुका है, समझा? तुम फॉरेंसिक वालों को फोन करो। तू इसको छोड़, इसको मैं लेके जाता हूँ। इधर से शवाहिद इकट्ठा कर, चल सीधा। आतिफ, ये खालिद सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं? तुम्हें कुछ बता कर गए? मुझे नहीं भाई, मुझे तो नहीं। आतिफ भाई गजब हो गया। वो सिस्टर फिदा का मर्डर हो गया और पुलिस खालिद भाई को ले गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? मैं सही बोल रहा हूँ भाभी, अभी वही खालिद भाई को पुलिस ले गई है। भाई को क्यों पकड़ के लेके गई पुलिस? आखिर भाई का फिजा के साथ क्या ताल्लुक? भाभी आप फिक्र ना करें, मैं थाने जाके देखता हूँ। खालिद ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। सिस्टर फिजा से तो हमारा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं था। वो 1 महीने पहले ही तो हमारे महल्ले में आई थी। उससे तो सलाम दुआ की हद तक भी हमारी कोई बातचीत नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, खालिद ऐसा नहीं कर सकते। देखो बीबी, मुल्जिम तुम्हारा शौहर था, हाँ? तुम तो तरफदारी करोगी, जबकि हकीकत ये है कि मुल्जिम को हमने रंगे हाथों जाए वक़ुआ से गिरफ्तार किया है, आलाए कत्ल के साथ। मेरा भाई कत्ल कर ही नहीं सकता। तुम्हारे यकीन करने या ना करने से क्या होता है? यहाँ बैठकर टाइम ज़ाया मत करो। दफ़ा 302 के तहत उसकी FIR कट चुकी है। सुबह कोर्ट में पेश करेंगे रिमांड के लिए। बेहतर यही है कि जाकर कोई अच्छे से वकील का बंदोबस्त करो। लेके जाओ इसे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आप बात को समझने की कोशिश करें। आमना साहिबा, कल मेरे शौहर को पुलिस उठा के लेके चली गई है। किस सिलसिले में? हमारे घर के बराबर में एक नर्स रहती थी। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके कत्ल के इल्जाम में पुलिस मेरे शौहर को उठा के ले गई है। आपके शौहर का इस कत्ल से क्या ताल्लुक बनता है? क्योंकि मेरे शौहर उस घर से पाए गए जहाँ पे उस लड़की का कत्ल हुआ है। हौसला रखें, सब ठीक होगा। पुलिस के पास गई आप? पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही है। पुलिस ने साफ मना कर दिया है। मेरे एक बच्ची का साथ है, प्लीज मेरी मदद करें। ठीक हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि ये केस कौन से थाने में रजिस्टर्ड है? गुलिस्तान जौहर के थाने में। अच्छा ठीक है, ज़रा बात कराना मेरी आयु से। देखिए, पुलिस से पहले मैं इस केस के हवाले से सारी तफसीलात मालूम करूंगी, उसके बाद ही मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह की हेल्प की जा सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 337A के तहत अगर कोई शख्स किसी को दानिस्ता तौर पर जिस्मानी नुकसान पहुंचाता है तो उस पर जुर्म की नौयत के एतबार से 2 से 14 साल तक की कैद बामुशक्कत की ताज़ीर लगेगी, या फिर इस्लामी अहकामात की रोशनी में उस पर ज़िमन, क़सास या अर्श का इतलाक भी हो सकता है। योर ऑनर, 22 मार्च को गुलिस्तान जौहर के इलाके में फिजा मुराद नामी खातून को कत्ल कर दिया गया। मुल्जिम खालिद जाए वारदात पर गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूला एक मकामी हॉस्पिटल में नर्स थी और
जबकि मुल्जिम खालिद मकतूला का पड़ोसी है। योर ऑनर, इस केस की अब तक की इंक्वायरी की रिपोर्ट से आगाह करने के लिए मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पेश किया जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हाजिर हो। अब अदालत को बताइए कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक सर, मकतूला के सीने में दिल के करीब 4 इंच गहरा जख्म था। आपके ख्याल में कत्ल का मौरिक क्या है? सर, मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानों से यही साबित होता है कि मुल्जिम बुरी नीयत से घर में दाखिल हुआ था। फिजा की मज़ामत की वजह से इसने उसको कत्ल कर दिया। आप ये बताइए कि मुल्जिम ने इतराफ़ जुर्म किया? नहीं सर, मुल्जिम तफ्तीश में बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहा है, बस एक मबहम सा जवाब दे रहे हैं। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसका कहना है कि ये किसी की चीख की आवाज़ सुनकर मकान में दाखिल हुआ था। इसने किसकी चीख की आवाज़ सुनी थी? घर में सिर्फ एक लाश मौजूद थी। क्या लाश चीख रही थी? मुल्जिम को सर हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कातिल यही है। हमें रिमांड पे रखने की इजाज़त दी जाए, एतराफ़ जुर्म भी कर लेगा। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर साहब से जरा की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, आपने जहां अदालत को अपनी बाकी इन्वेस्टिगेशन से आगाह किया, मुझे ये बताइए कि आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी थी? जी बिल्कुल। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मकतूला का टाइम ऑफ डेथ क्या बताया गया है? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब हुआ है। वाह, तो कत्ल सुबह 5 बजे के करीब हुआ। मेरे क्लाइंट को मुद्दई ने जाए वारदात पर सुबह 10 बजे पाया। आपको इस बात पर हैरत नहीं हुई? अमूमन तो मुजरिम वारदात करके जाए वारदात से फरार हो जाते हैं। अगर वाकई में एक शख्स ने सुबह 5 बजे कत्ल किया हो तो वो सुबह 10 बजे तक जाए वारदात पर क्यों बैठा होगा? भला 5 घंटे तक वो एक लाश के साथ क्यों बैठा रहेगा? जी बिल्कुल, कत्ल तो सुबह 5 बजे हुआ, लेकिन चूंकि मुल्जिम मकतूला का पड़ोसी था, इसलिए इसने देखा कि 5 घंटे गुजरने के बावजूद भी कोई इस घर में नहीं आया, तो ये मज़ीद यकीन दहानी के लिए कि अपने तमाम शवाहिद कत्ल के मिटा दूं, दोबारा उस घर में दाखिल हुआ। अभी ये मज़ीद शवाहिद अपने मिटा ही रहा था कि पकड़ा गया। इंस्पेक्टर साहब, आप अभी तक अदालत में मफरूज़े बयान कर रहे हैं। अदालत को मफरूज़े नहीं, सबूत चाहिए होते हैं। आपकी रिपोर्ट में ये भी लिखा है उसके हाथ में एक कपड़ा था जिस पर ग्रीस के धब्बे लगे हुए थे और वो आला कत्ल पे से कुछ निशान मिटाने की कोशिश कर रहा था। अगर आपके इल्जामात को दुरुस्त समझा जाए और मेरा क्लाइंट वाकई में किसी वारदात करने के इरादे से उस घर में दाखिल हुआ और उसने ये वारदात की, तो फिर तो उसके कपड़ों पर सिर्फ ग्रीस के धब्बे नहीं बल्कि खून के धब्बे मिलने चाहिए थे। जब आपने मेरे क्लाइंट को अरेस्ट किया तो क्या उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे? मुल्जिम के पास बहुत वक्त था, वो अपने खून आलूद कपड़े कहीं भी छुपा या ज़ाया कर सकता था, क्योंकि कत्ल सुबह 5 बजे हुआ था। मुल्जिम को मुजरिम साबित करने के लिए यही काफ़ी है कि ये जाए वारदात से आला कत्ल के साथ गिरफ्तार हुआ है। ये अपनी मौजूदगी के शवाहिद मिटाने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, आपकी तफ्तीश में बहुत झोल है, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, इस केस में अलमिया ये है कि मेरे क्लाइंट ने जो बयान पुलिस के सामने दिया उसमें हकीकत है और सच्चाई है। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि कत्ल सुबह 5 बजे के करीब हुआ। मेरे क्लाइंट जाए वारदात पर सुबह 10 बजे पाए गए। योर ऑनर, आधी से आधी मुजरिम भी इतना निडर नहीं होता कि वारदात करके 5 घंटे तक जाए वारदात पर मौजूद रहे या फिर वारदात करके 5 घंटे के बाद दोबारा जाए वारदात पर आए, सिर्फ ये जायजा लेने के लिए कि वो अपने कोई शवाहिद तो नहीं छोड़ गया। योर ऑनर, मुजरिम कैसा भी हो, उसकी ये साइकी होती है कि अपने आप को जाए वारदात से जितना दूर ले जा सकता है वो लेकर जाता है। सर, पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने इस तफ्तीश में बहुत से अहम एविडेंस और पहलुओं को नजरअंदाज किया है। सर, एक अहम एविडेंस तो ये भी था
कि जाए वारदात पर लाश के करीब 3 किस्म के जूतों के प्रिंट और जूतों के साइज मिले। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का सरसरी तस्करा करके इसे टोटली नजरअंदाज कर दिया। योर ऑनर, इस केस के हकायक पर तवज्जो दी जाए तो बेसिक हकायक तो सिर्फ इतने से हैं कि कत्ल सुबह 5 बजे हुआ। 5 बजे मेरा क्लाइंट जाए वारदात पर मौजूद नहीं था। योर ऑनर, इस वारदात का कोई चशमदीद गवाह नहीं है जिसने देखा हो कि मेरा क्लाइंट सुबह 5 बजे उस घर में दाखिल हुआ था या उसने ये वारदात की थी। योर ऑनर, जब पुलिस ने मेरे क्लाइंट को जाए वारदात से अरेस्ट किया तो मेरे क्लाइंट के कपड़ों पर मकतूला के खून के धब्बे नहीं थे और इसके अलावा योर ऑनर, इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए थे। सर, अगर मेरा क्लाइंट उस फिजिकल वायलेंस में मुलव्विस होता तो मकतूला के जवाबी वार के कुछ निशानात तो इसके हाथों या मुंह पर भी पाए जाते, जबकि पुलिस को ऐसे कोई भी शवाहिद नहीं मिले। योर ऑनर, इन तमाम हकायक की रोशनी में ये बात क्लियर है कि मेरे क्लाइंट का बयान हकीकत पर मबनी था और सच्चाई पर मबनी था। सर, मेरे क्लाइंट को महज शक और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बुनियाद पर इस केस में मुलविस किया जा रहा है। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ठोस सबूत की अदम मौजूदगी के तहत मेरे क्लाइंट को बेल ग्रांट की जाए। थैंक यू सर। योर ऑनर, इस्तगासा ने कोई भी सबूत नजरअंदाज नहीं किए। जाए वारदात से मिलने वाले जूतों के निशानात का जिक्र किया जाए तो एक प्रिंट मुलजिम से मिलता है, बाकी 2 प्रिंट भी इसके साथियों के हो सकते हैं। इन तमाम हकायक की तह तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि मुलजिम से तफ्तीश पूरी की जाए। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुलजिम को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। यह अदालत मुलजिम खालिद को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न्ड। कत्ल अम्द की सजा पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 302 में मुतय्यन की गई है, जिसके तहत कत्ल के मुर्तकिब को कसास के तौर पर सजाए मौत हो सकती है, या सेक्शन 304 का इतलाक न होता हो तो मौत या उम्र कैद की सजा बतौर ताजीर दी जाएगी, या फिर कसास का इतलाक न होता हो तो कैद सख्त की सजा मिलेगी, जिसकी मुद्दत 25 साल पर मुहित हो सकती है। देखो, तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बेगुनाही का पूरा यकीन था और वो जब मेरे पास आई थी, रो रही थी, जिस तरह से मुझे कसमें खा के कह रही थी कि मेरा खामन बेगुनाह है, उसे बचा ले, उसके भरोसे को देखकर मैंने तुम्हारा केस लेने पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। केस में मुझे कुछ वीकनेसेस भी नजर आ रही थी, लेकिन अपना केस तुम बिगाड़ रहे हो। कोई ना कोई अहम बात है जो तुम छुपा रहे हो। मुझे बताओ, क्या बात छुपा रहे हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम केस बिगाड़ दोगे, तुम्हें सजाए मौत भी हो सकती है। मैंने बताया ना कि मैं चीख सुनकर फिजा के घर गया था, लेकिन वो पहले ही कत्ल हो चुकी थी। किसकी चीख सुनी थी भाई? यही बात तो समझ नहीं आ रही। मकतूला की चीख तो नहीं हो सकती थी ना? वो तो सुबह 5-6 बजे के करीब मर गई थी। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्या बात छुपा रहे हो? तुम्हें अपना अगर ख्याल नहीं, अपनी जिंदगी से तंग आ गए हो तो कम से कम अपनी फैमिली के बारे में तो सोचो। कौन ख्याल करेगा बेचारों का? बेटी है तुम्हारी छोटी सी, खाना नहीं खाती वो तुम्हारे बगैर, रात को इंतजार करती रहती है और प्यार करते हो ना उसके साथ। कल को कौन शादी करेगा उससे जब वो बड़ी होगी? बताओ मुझे। सब यही कहेंगे एक कातिल की बेटी है। मैडम दरअसल मैं अपने छोटे भाई आतिफ को बचा रहा हूँ। इतवार की सुबह मैं अपने घर के बाहर अपनी कार वॉश कर रहा था कि ये आवाज तो सिस्टर फिजा के घर से आ रही है। जरूर कोई मसला है, देखना चाहिए। मेरे भाई, ये क्या किया तूने? मैंने? हाँ,
तूने फिजा का मर्डर कर दिया? क्यों किया ऐसा तूने? क्यों किया? अच्छा तू एक काम कर, तू घर जा। तू, मैं कहता हूं तू घर जा। और हाँ, किसी को कुछ मत बताना इस बारे में। शबाना को कुछ मत बताना। जा तू जा, मैं सब संभाल लूंगा। जा मैं कहता हूं, जा। तुम्हारे ख्याल में आतिफ ने ये कत्ल क्यों किया? मैडम, मेरा भाई आतिफ एक खास किस्म की दिमागी बीमारी में मुब्तला है। उसका दिमाग कुछ देर के लिए बिल्कुल गायब हो जाता है और इस दौरान वो जो कुछ करता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। आप प्लीज़ ये बात पुलिस को नहीं बताइएगा। दरअसल बचपन में एक हादसे में मेरे भाई के सर पर शदीद चोट आई और उस हादसे में मेरे वालिदैन वफात पा गए। मरते वक्त अब्बा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं उम्र भर आतिफ का ख्याल रखूँगा। मैं वो वादा नहीं तोड़ सकता। और वैसे भी मेरा भाई बेकसूर है। उसने जो भी कुछ किया अपनी उस बीमारी के दौरान किया। मैडम, क्या फिल्मी किस्म की तुम मुझे कहानी सुना रहे हो? कौन यकीन करेगा इस पे? फांसी लटक जाऊंगा लेकिन वादा नहीं तोड़ूंगा। ये हीरो बनना छोड़ो। और इस पर भी अदालत यकीन नहीं करेगी कि भाई नफ्सियाती मरीज है इसलिए उसने कत्ल कर दिया। कोई सबूत है इस बात का? कोई गवाह है? कहाँ से इलाज करवा रहा है? जी, पिछले 10 सालों से एक मशहूर साइकियाट्रिस्ट नुमान सिद्दीकी उसका इलाज कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसका मर्ज लाइलाज होता जा रहा है। कांटेक्ट नंबर है आपके पास? आखिर खालिद आतिफ भाई को बचाने के लिए हमें इस तरह से क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, आप थोड़ा हौसले से काम लें। वैसे भी जो सिचुएशन है वो 100% क्लियर नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो ये बता रही है कि कत्ल सुबह 5 या 6 बजे के करीब हुआ है और आपके शौहर खालिद जब जाए वारदात पर आतिफ की चीख सुन के पहुंचे थे ना, तो उस वक्त तो सुबह के 10 बजे हुए थे। अब आतिफ जाए वारदात पे 4-5 घंटे क्या कर रहा था, ये बात तो समझ से बाहर है। आप वैसे ये बताएं कि आतिफ को पहले भी इस किस्म के दौरे पड़ते रहे होंगे। ऐसी कैफियत में उसने पहले कभी कोई जुर्म किया है? आतिफ की बीमारी इतनी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। अच्छा ये तो बताएं कि वारदात की सुबह आतिफ था कहाँ? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। इसको देखें, ये कितना मासूम बना हुआ है, जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। क्या हो गया भाभी? मैंने क्या किया है? असल में मैं खालिद को थाने में जाकर मिली थी और उसने मुझे बताया है कि वारदात के रोज़ वो जो चीख की आवाज़ सुनी थी ना उसने, वो चीख की आवाज़ आपकी थी। और जब वो जाए वारदात पर पहुंचा, कमरे में अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि लाश के पास तो आप बैठे हुए थे। खालिद को भी यही शक है कि ये कत्ल कहीं आपने ना किया हो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा मैडम, लेकिन खालिद भाई ठीक ही कह रहे होंगे। अगर कत्ल मैंने किया है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। अभी तो ये कह रहे हो, थाने जाके अपना बयान बदल नहीं देना। चलो जरा थाने, इसको थाने लेके चलो। आमना साहिबा, जब आतिफ ने गिरफ्तारी दे दी है तो पुलिस वाले मेरे शौहर को क्यों नहीं छोड़ रहे? देखें, आतिफ ने उस दिन आपके सामने तो बहुत ही मासूमाना रवैया रखा था कि अगर भाई कह रहे हैं कि मैं जाए वारदात पर मौजूद था, मेरी ही चीख सुन के वो वहाँ पहुँचे, तो फिर भाई तो सच कह रहे होंगे। तो आपके सामने हम उस दिन उसको थाने ले गए थे, लेकिन पुलिस के सामने तो जाके उसने बिल्कुल ही और बयान दिया, कहने लगा मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैं तो जाए वारदात गया या नहीं गया, मेरे तो इल्म में कुछ भी ऐसी बात नहीं है।
तो फिर अगर उसने इकबाल जुर्म ही नहीं किया पुलिस के सामने, तो वो आपके शौहर को किस तरह छोड़ सकते हैं? शक की बुनियाद पे उन्होंने आतिफ को भी बंद कर दिया है। देखिए, हमने वैसे हिम्मत तो नहीं हारी, अभी भी नए सबूत तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या हुआ, फॉलो अप किया तुमने कि 15 पर इस कत्ल की इतला किसने दी थी? जी मैडम, जहाँ से कॉल आई थी मैं देखिए, शायद उस फुटेज को देखकर कोई शनाख्त हो सके किसी ऐसे इंसान की जिसका इस कत्ल से ताल्लुक निकलता हो। मकतूला फिजा की फैमिली के बारे में कुछ पता चला? जी पता चला मैम, फिजा की फैमिली हैदराबाद में रहती है। अच्छा, उनको कॉल करके टाइम ले लो, मैं उनसे मिलना चाहूंगी। ठीक है मैडम, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, परेशान ना हो आप, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अल्लाह बेहतर करेगा। पहले तो मैं आप दोनों से माजरत चाहता हूँ, लाइट नहीं इसलिए मैंने आप लोगों को बाहर बिठाया। कोई प्रॉब्लम नहीं जी, इट्स ओके। लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आ रही कि आप मेरे बेटी के कातिल को क्यों बचाना चाहती हैं? क्यों आई है मेरे पास मेरे जख्म हरे करने? देखिए, हमें बहुत अफसोस है आपकी बेटी की मौत का, उसका कत्ल भी नाहक हुआ, लेकिन इस कत्ल की सज़ा अगर एक बेकसूर इंसान को दे देंगे तो ये भी तो ज़्यादती होगी ना। और वैसे भी आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी का असल कातिल पकड़ा जाए? आप क्या कहना चाहते हैं? कौन है असल कातिल मेरी बेटी का? देखिए, यही तो हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरे क्लाइंट की बात है, उसका तो किसी किस्म का ताल्लुक था ही नहीं आपकी बेटी के साथ, तो दुश्मनी कैसे हो सकती थी? लेकिन फिजा की दुश्मनी किसके साथ थी और ये कत्ल कौन कर सकता था, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि फिजा के बारे में कुछ मालूमात हासिल की जा सके। आप मुझे बताएंगे क्या फिजा आपकी अकलौती बेटी थी? जी हाँ, वो मेरी पहली बीवी से अकलौती औलाद थी। उसकी माँ बचपन में मर गई थी, मैंने दूसरी शादी कर ली थी, मगर मेरी दूसरी बीवी ने फिजा को कभी कबूल नहीं किया। आदादोशुमार के मुताबिक सन 2014 में जनवरी से सितंबर तक औरतों के अगवा की 1534, कत्ल की 1256, खुदकुशी की 708 और गैरत के नाम पर औरतों के कत्ल की 604 वारदातें रिपोर्ट हुई। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। अदालत इस्तगासा से जानना चाहेगी कि उसने इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त की है। योर ऑनर, वकील सफाई और वकील इस्तगासा दोनों का काम अदालत को तस्वीर के दोनों रुख पेश करना होता है। इन दोनों का बुनियादी मकसद ये होता है कि होने वाले जुर्म के असल हकायक से अदालत को आगाह किया जाए ताकि अदालत इंसाफ पर मबनी फैसला कर सके। मैं कहना ये चाहता हूं कि मिस आमना कबीर ने अपनी आदत के मुताबिक मेहनत की, साइंटिफिक तरीके से इस केस की तफ्तीश की और हकायक तलाश किए, जिससे इस्तगासा मुतमईन है। मैं चाहूंगा कि मिस आमना कबीर अदालत को बताएं कि फिजा मुराद का कत्ल कैसे हुआ और इस कत्ल के असबाब क्या थे। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। योर ऑनर, पिछली हेयरिंग में वकील साहब ने बता दिया था कि उन 3 प्रिंट्स में से एक जूतों का प्रिंट तो मेरे क्लाइंट से मैच कर गया था। सर, दूसरे जूतों के प्रिंट का ताल्लुक भी मेरे क्लाइंट के घराने से ही था। जाए वारदात पर पाए जाने वाले दूसरे 2 मुख्तलिफ शू प्रिंट्स में से एक जूते के प्रिंट का ताना बाना भी मेरे क्लाइंट के घर से मिलता था। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स ने मेरे सामने एतराफ किया कि इन्होंने पुलिस को आधा सच बताया था। योर ऑनर, पूरा सच तो ये था कि उस रोज वाकई में ये चीख की आवाज सुनकर अपनी हमसाई के घर गए, लेकिन जब उस घर का दरवाजा खोलकर ये घर के अंदर दाखिल हुए तो वहां देखकर हैरत हुई कि जमीन पर पड़ी फिजा की लाश थी और लाश के सामने था इनका अपना सगा छोटा भाई आतिफ। और हकीकत तो ये थी
कि वो चीख की आवाज इनके छोटे भाई आतिफ की थी। योर ऑनर, उस तमाम मंजर को देखकर मेरे क्लाइंट घबरा गए, परेशान हो गए। उनके जहन में पहला ख्याल यही आया कि ये मामला कत्ल का है और ये कत्ल शायद उनके छोटे भाई आतिफ ने कर दिया है। अपने भाई से बगैर कोई सवाल किए, बगैर कोई हकीकत जाने, उन्होंने अपने भाई को सिर्फ ये हिदायत की कि वो फौरन जाए वारदात से फरार हो जाए। योर ऑनर, जब मैंने खालिद के भाई आतिफ के बारे में मजीद मालूमात हासिल करनी शुरू की, ये जानने के लिए कि क्या ये वारदात वो कर सकता है या नहीं, तो मुझे मालूम हुआ। देखिए आमना, 10 साल से आतिफ मेरे ज़ेरे इलाज है और जितना मैं इसको जानता हूँ ये झूठ नहीं बोलता। ये तो दर्दिल इंतहाई मासूम और डरपोक इंसान है। इसकी बीमारी की नौयत क्या है? जी, इसको एक्यूट डेमेंशिया नाम की एक बीमारी है जिसमें कोई भी इंसान जुज़वी तौर पे अपनी याददाश्त भूल जाता है। आपकी नॉलेज में अगर ना हो तो मैं बताऊं कि इनकी फैमिली का एक एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, जिसमें इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और आतिफ के सर पे चोट आई थी, जिसमें इसके दिमाग का एक हिस्सा जो है वो कम्प्लीटली तौर पे ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से इसको दौरे पड़ते हैं और ये 10 से 15 मिनट के लिए अपनी याददाश्त कम्प्लीटली तौर पे भूल जाता है। तो इससे तो ये बात क्लियर नहीं होती कि अगर याददाश्त ये 10 से 15 मिनट के लिए भूलता है और फिर उस ट्रेन से निकल आता है, तो कत्ल तो सुबह 5:30-6 बजे के करीब हुआ था और जाए वारदात पर इसके भाई ने इसे सुबह 9:30 बजे के करीब देखा है। तो ये 4-1 घंटे जाए वारदात पर कत्ल करके वहाँ उस ट्रांस में तो नहीं रह सकता था। देखिए हम ना, क्रिमिनल तो मैं उसे किसी सूरत में नहीं मान सकता। मुझे तो लगता है कि ये अपने ट्रांस में घर से निकला होगा और ये अपना घर भूल गया और इत्तफाकन उस जगह पहुँच गया जहाँ उस औरत की लाश पड़ी हुई थी। वहाँ जाके इसने चीख मारी, इसके भाई ने सुना, वो वहाँ आ गया और इसके भाई ने ये समझा कि यह कत्ल आतिफ ने किया है। वो इंग्लिश में एक इस्तिलाह है ना जिसको कहते हैं ऑकम्स रेजर, कि अगर किसी बात की सिंपल एक्सप्लेनेशन हो सकती है तो पहले सिंपल एक्सप्लेनेशन को देखें, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। तो आपके ख्याल में इसकी क्रिमिनल मेंटालिटी नहीं है। लेकिन इस बीमारी के बावजूद ये मुमकिन नहीं था कि आतिफ 5 घंटे के ट्रांस में रहता और 5 घंटे तक अपनी यादाश्त भूलकर एक लाश के पास खड़ा रहता। योर ऑनर, जब आतिफ ने चीख मारी तो उसने भी उसी वक्त वो लाश देखी थी। भूलकर अपने घर में जाने के बजाय वो अपनी हमसाई के घर में पहुंच गया और वहां जब जमीन पर लाश देखी तो खौफ और हैरत से उसकी भी चीख निकल गई और उसके बाद वो सकते में चला गया और अपनी यादाश्त फिर से भूल गया। उसको बिल्कुल याद नहीं था कि कब उसका भाई वहां पहुंचा, कब उसके भाई ने उसे ये हिदायत की कि वो जाए वारदात से भाग जाए, वरना वो भी अपने भाई की मोहब्बत में पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता। ये हकीकत जानने के बाद कि दूसरा शू प्रिंट आतिफ का था, लेकिन आतिफ का भी इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं था, ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया था कि जाए वारदात से पाया जाने वाला जूते का तीसरा प्रिंट किस इंसान का था और उसकी मकतूला के साथ क्या दुश्मनी थी, इस कत्ल का क्या मुहरिक था। ये जानने के लिए मकतूला के ख़ानदान से बातचीत करना बहुत ज़रूरी थी और इस जुस्तजू में हमने मुलाकात की मकतूला के वालिद से। फिजा ने शादी की थी? जी हाँ, 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसके शौहर का नाम अली मुराद है, एक बच्ची भी है। अली मुराद बहुत जुल्म करता था उस पर। तुम किस लड़के के साथ घर आई थी? वो कौन था जो तुम्हें बाइक पे छोड़ कर गया है? लैब में काम करता है, वो मेरे भाई जैसा है। भाई था या यार था? बेशरम औरत, तुझ जैसी बदकिरदार औरत मेरी बेटी की क्या तरबियत करेगी? क्या बेटी बेटी कर रहे हो? हर वक्त तो मारते रहते हो और बेटी को भी पता है कि मैं काम करती हूँ, तुम घर में बैठे रहते हो हर वक्त। शर्म करो, बच्ची बात उड़ाते हो, तुम्हारी अपनी बेटी है। और बड़े मियाँ, तुम कहाँ से टपक पड़े? ये मेरा घरेलू मामला है, दफा रहो यहाँ से। और आइंदा कभी मेरे घरेलू मामले में मुदाखलत की कोशिश की तो तुम्हारी भी ऐसी जैसी कर दूंगा, समझा? मेरी बच्ची ने तंग आके उससे खुला ले ली और अलग मकान लेकर रहने लग गई। चूंकि उसकी बच्ची बहुत छोटी थी तो उसने उसकी कस्टडी के लिए कोर्ट में केस किया। उसे उम्मीद थी कि बच्ची बहुत छोटी है,
तो अदालत उसे फेवर देगी। रशीद अहमद से बातचीत करने के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि फिजा के साथ असल में दुश्मनी किसकी थी, इस कत्ल का मोहरिक किसके पास था और इस वारदात का असली कातिल कौन था। इस मुलाकात की तमाम मालूमात मैंने पुलिस के साथ शेयर की और पुलिस ने एक शख्स के घर पर छापा मारा। उस छापे के दौरान उस घर से वो जूता भी मिल गया जिसके निशानात जाए वारदात पर छोड़ दिए गए थे। हालांकि उस जूते को बहुत चालाकी से साफ करके अलमारी में रखा गया था, लेकिन जब पुलिस ने लुमिनॉल स्प्रे किया तो उस जूते पर से मकतूला के खून के धब्बे भी नुमायां हो गए। योर ऑनर, इन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद पुलिस के सामने उस शख्स ने इकरार जुर्म भी कर लिया है। सर, मैं इस वारदात के असली मुजरिम को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। ये मकतूला फिजा का साबका शौहर अली मुराद है और इसने अपना इकबाल जुर्म भी कर लिया है। बताओ तुम अदालत को क्या कहना चाहते हो? जज साहब, फिजा ने जिस तरह मेरी बेइज्जती करके मुझसे खुला ली थी और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी मेहनत की कमाई में से उसे एक टका भी मिले। तुम यहाँ इस वक्त? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, बच्ची की कस्टडी का केस वापस ले लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। तलाक दे के तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जीने का सहारा मेरी बच्ची बची थी, वो भी मुझसे छीन ली। और अब जब तुम्हें लगा कि मैं बच्ची की कस्टडी का केस जीतने वाली हूँ, तो यहाँ आ गया मुझे धमकाने के लिए। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम जैसे जानवर के पास अपनी बच्ची नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे जानवर कहा? अपनी औकात भूल गई तू? अपनी औकात में रह, वरना तेरा वो हशर करूंगा। क्या करोगे? ज्यादा ज्यादा जान से मार दोगे ना, और तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे दरिंदे कहीं के, अपनी मनुष्य शक्ल लेके ऐसे दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तेरी बहुत जबान चलने लगी है, बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, नहीं। मुझे नहीं पता था कि पुलिस से पहले फिजा की लाश के पास कोई और पहुंच जाएगा। जब मुझे ये पता चला कि पुलिस ने फिजा के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है, तो मैंने सुकून का सांस लिया। मगर मैं ये भूल गया था कि इंसान को उसके जुर्म की सज़ा मिलती है। वकला की बहस और मुल्जिम के इतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूला फिजा का कत्ल उसके साबका शौहर अली मुराद ने किया है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम अली मुराद को ज़ेर दिफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम खालिद को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।